हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग का चैप्टर चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे थ्योरीज को हम लोगों ने देखा था और जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किया था जो आपको 10th बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। अब आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम लोग डील करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम को जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। इसको इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहा जाता है। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। तो पहले हम लोग इस प्रमेय के कथन को समझेंगे कि इस कथन में क्या कहा जा रहा है इसके थ्योरम में, और उसके बाद इसके प्रूफ को हम लोग समझेंगे। और बोर्ड एग्जाम में आपको इसका प्रूफ 5 नंबर के वेटेज में पूछा जाता है, तो उसको लिखने का भी एक प्रोसेस होता है। और इस वीडियो में मैं जैसा प्रोसेस आपको बताऊंगा लिखने का, आप सेम वही प्रोसेस एग्जाम में लिखेगा तो आपका 5 नंबर फिक्स होगा। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं कि ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता क्या है, इस थ्योरम में क्या कहा गया है और इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए, इस थ्योरम का नाम है थेल्स थ्योरम। इसको हम लोग बीपीटी भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इस थ्योरम में क्या कहा गया है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, इस थ्योरम में कहा गया इसका स्टेटमेंट, इसका जो आपको स्टेटमेंट है यानी कथन, इस थ्योरम का जो कथन है उसको पहले हम लोग समझते हैं। क्या है कथन? कि एक त्रिभुज आपको सपोज कीजिए दिया गया है, यहां से मान लेते हैं हम लोग ए बी एंड सी। अब क्या कहता है इसका स्टेटमेंट कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मान लिए यहां से एक रेखा डी है जो कि त्रिभुज एबीसी के भुजा बीसी के समांतर खींचा गया। तो ये जो समांतर रेखा खींचा गया है ये अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी या समान अनुपात में विभाजित करेगी। कैसे, समझिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट, फिर से समझते हैं। कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां क्या दे रखा है कि ये डीई जो है ये पैरेलल है किसके, तो बीसी के खींचा गया है। अगर ऐसा है तो जिसके पैरेलल खींचा गया है उसको हटा के जो अदर टू साइड्स बचा उसको सेम रेशियो में जो है ये डीई डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिवाइड करेगा। कैसे? तो एडी अपॉन डीबी, यहां से एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। यही हुआ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या कह रहा था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, यहां से एक भुजा बीसी है, इसके समांतर अगर डीई खींच दिया जाए तो इस भुजा को छोड़ के त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो जिसके समांतर जो है रेखा खींचा गया है उसको छोड़ के अन्य दो भुजा जो है उसको एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक ही अनुपात मतलब कि ये डीई जो है इस AB को यहां से AD बटे DB और AE बटे EC इसी सेम रेशियो में विभाजित करते हैं। बात क्लियर हुआ? इसी फिगर को मान लीजिए ऐसा अगर दे दे, सपोज कीजिए आपको दे दिया इस टाइप का ट्राइंगल, दे दिया यहां से P Q एंड R, और यहां से QR के समांतर मान लीजिए खींच दिया S और T। यहां से क्या दे रखा है ST पैरेलल RQ। ये अगर आपको दिया गया है ST पैरेलल RQ, तो ऐसा अगर लिखा हुआ है तो हम क्या सीखा है कि जिसके पैरेलल है, तो त्रिभुज PQR में QR के पैरेलल ST है तो इस साइड को हम हटा देते, बचा PQ और PR, इसी को 2 बराबर भाग में बांटेगा। तो बराबर भाग मतलब क्या हो जाएगा, तो PT अपॉन TQ इज इक्वल टू PS अपॉन SR। तो आपको क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है
और उसमें आपको देखना है कि ट्रायंगल के किस साइड के पैरेलल जो है आपको दिया गया है। अब उस साइड को छोड़ के बाकी जो आपको दो साइड होगा उस दोनों को सेम रेशियो में जो है ये लाइन क्या करेगा, तो डिवाइड करेगा। इसी थ्योरम को हम लोग कहते हैं थेल्स थ्योरम, ये इसका स्टेटमेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि ये बराबर है तो कैसे है, मतलब कि इस बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ क्या है, कैसे इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने थेल्स थ्योरम के कथन को समझा कि थेल्स थ्योरम कहता क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि जो कथन में कहा उसको प्रूफ कैसे करेंगे और प्रूफ करने का प्रोसेस क्या है, क्या सब उसमें लिखा जाता है, एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, थ्योरम में सबसे पहले लिखा जाता है साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा का मतलब समझ लीजिए आप कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, मतलब क्या उसमें कहा गया है और क्या प्रूफ करना। क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही स्टेटमेंट अभी हम लोग समझे। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इसी स्टेटमेंट को फिगर के थ्रू मैंने समझाया था, तो आपको जो है ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब आइए इसका हम नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं कि कैसे प्रूफ करते हैं। तो देखिए, साधारण प्रतिज्ञा के बाद इसमें लिखा जाता है विशेष प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा के बाद लिखा जाता है इसमें विशेष प्रतिज्ञा। और विशेष प्रतिज्ञा मतलब होता है कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है उसी को फिगर के थ्रू जो है आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक त्रिभुज है, तो यहां से हम एक ट्रायंगल एज्यूम कर लेते हैं। यहां से हम लोग एक ट्रायंगल एज्यूम किए, ए बी एंड सी। अब क्या कर रहा है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा, तो मान लीजिए बीसी है, तो बीसी के समांतर हम मान लेते हैं एक रेखा खींच दिया गया डी, करा है ना, एक भुजा के समांतर बीसी के समांतर डी खींच दिया। अब क्या कर रहा है, खींची गई रेखा अन्य दो भुजा, तो बीसी के अलावा बच गया एबी और एसी, इसी को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो पहले हम इसका जो है जो किए हैं वो लिख देते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में हम लोगों ने क्या किया, तो बीसी के समांतर एक रेखा खींच दिया डीई। बीसी के समांतर एक रेखा खींच दिया डी, और ये डीई ए बी से डी बिंदु पर और एसी से ई बिंदु पर मिलती है। चाहे तो इस चीज को लिख भी सकते हैं या बस इतना भी लिख देंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो विशेष प्रतिज्ञा में क्या किए कि त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर क्या दिया गया है, डी, वही चीज हम लोग लिख दिए। अब सिद्ध क्या करना है, तो प्रूव दैट, यहां लिखेंगे हम लोग प्रूव दैट। तो प्रूफ क्या करना है, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हम लोग को प्रूफ करना है। और ये चीज हम लोग वीडियो के शुरुआत में ही समझ चुके हैं कि क्या दिया गया है और क्या प्रूफ करना। अब देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं रचना। अब ये रचना क्या करेंगे, रचना करने से हम लोग का काम जो है वो आसान हो जाता है। अब देखिए, रचना हम लोग क्या करते हैं, इसमें रचना कर देते हैं कि डी से यहां पे डीएम, ये लंब हम लोग खींचे हैं किस पे, तो एसी पे। ध्यान समझना, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहां समझने वाला। डी से डीएम लंब एसी पे, यानी पूरा एसी पे लंब है डीएम। तो एसी का हम कोई भी पार्ट लें, जैसे हम आपसे पूछे एई पे परपेंडिकुलर तो डीएम, ईसी पे परपेंडिकुलर तो भी डीएम, और कोई भी छोटा सा पार्ट कोई भी ले ले इस पे तो उसका परपेंडिकुलर डीएम ही होगा। और यहां से एक और परपेंडिकुलर हम ई से ई एन, यहां से हम ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं किस पे, एबी पे। अब उसी तरह से एबी का कोई भी पार्ट ले ले, ए डी डी बी, कोई भी छोटा सा पार्ट, तो उसका जो लंब होगा वो क्या होगा, ई एन होगा। पहला चीज। दूसरा चीज, यहां से बी को हम लोग मिला देते हैं ई से और सी को मिला देते हैं डी से। इतना कंस्ट्रक्शन किए, इसी चीज को हम यहां लिख देते हैं रचना में।
रचना में हम लोग यहां लिखते हैं क्या क्या किए हैं, देखिए डी से डीएम और ये परपेंडिकुलर हम लोग खींचे हैं किस पे, तो एसी पे। किस पे खींचे हैं, तो एसी पे। डी से डीएम किस पे, एसी पे। और ई से क्या, तो ईएन। और ये परपेंडिकुलर किस पे, तो एबी पे। यहां ध्यान से समझना है आपको कि हम जो यहां किए हैं कि डी से डीएम परपेंडिकुलर एसी पे खींचे हैं और ई से ईएन परपेंडिकुलर एबी पे खींचे हैं। बात क्लियर है। एवं बी को ई से सी को डी से मिलाया। इतना चीज आपको रचना में लिखना है। क्या किए हैं समझ लीजिए। पहले था साधारण प्रतिज्ञा यानी हम लोग का क्वेश्चन, उसके बाद विशेष प्रतिज्ञा, इसी को हम फिगर के थ्रू जो है एनालाइज किए हैं। फिर रचना में क्या किए, डी से डीएम एसी पे, ई से ईएन एबी पे, और बी से ई को सी से डी को मिलाया। बात क्लियर है। अब आगे जो हम लोग लिखेंगे वो होगा हम लोग का प्रमाण, यानी कि हम लोग को कुछ प्रूफ तो देना पड़ेगा। ये हम लोग कैसे लाएंगे, इसके लिए इस ट्रायंगल में हम लोग को प्रूफ देना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले ढूंढना है कि एडी कैसे आएगा और डीबी कैसे आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, तो यहां पे अगर हम एक ट्रायंगल ले लें ए डी और ई, ये ट्रायंगल यहां से हम ले लें, ये वाला ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए डी ई में बात करें तो दो यहां पे हम लोग को लंब दिख रहा है, एक डीएम और एक ईएन, मतलब इसका हम दो एरिया निकाल सकते हैं। दोनों एरिया बराबर होगा लेकिन दोनों में लंब हम अलग अलग यूज करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं किसके लिए, तो हम लोग को पहले एडी चाहिए, तो पहले एडी हो जाएगा इसका आधार और ईएन हो जाएगा इसका लंब। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एंड ई, इसका एरिया निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार हो गया क्या चीज, एडी, और गुना शीर्षलंब यानी हो गया क्या चीज, तो ईएन। इसको 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब एडी मिला, अब डीबी ढूंढते हैं। तो डीबी आपको मिल रहा है नीचे, ये रहा आपका डीबी। अब ये जब डीबी है तो ये डीबी जो है इस ट्रायंगल का पार्ट है, इस ट्रायंगल का पार्ट है, यानी किसका, तो ईडीबी का। अब ईडीबी का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो यहां से हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीबी, तो बताइए क्या होता है, 1/2 गुना आधार हो गया आपका डीबी। यहां शीर्षलंब पे कंफ्यूज नहीं होना। हम क्या सिखाएं कि यहां डीबी है, इसी पे परपेंडिकुलर ढूंढना है, तो हम क्या डाले थे, ई से ईएन परपेंडिकुलर पूरा एबी पे है। इसका मतलब एबी पे जब है तो डीबी भी एबी का पार्ट है, तो डीबी पे भी परपेंडिकुलर क्या होगा, ईएन होगा। अब दिमाग में आ रहा होगा कि लंब त्रिभुज के बाहर कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। यहां से हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग का ट्रायंगल था, मान लीजिए ऐसा हो गया ट्रायंगल, ऐसा हो गया ट्रायंगल, ऐसा। यहां से हम चाहें तो ये वाला हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यही तो हम लोग किए हैं। तो ध्यान से समझना है कि डीबी हो जाएगा आधार और ई से ईएन परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि डीबी पार्ट है एबी का। तो अगर एबी पे परपेंडिकुलर ईएन तो डीबी पे भी परपेंडिकुलर ईएन, तो इसलिए ईडीबी का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। यहां कंफ्यूज नहीं होना, इसका भी शीर्षलंब ईएन है और शीर्षलंब त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। यहां हम लोग देखे हैं, ये त्रिभुज है मान लीजिए, इसका परपेंडिकुलर हम यहां से ये ड्रॉ कर सकते हैं, और ये परपेंडिकुलर इसी ट्रायंगल का है जो कि हम लोग को इस फिगर में भी दिख रहा है। चलिए इसको 2 मान लिया। अब हमको एडी/डीबी, तो हम दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं।
या हम लोग कर देते हैं 1/2, और जैसे 1/2 किए तो क्या मिला हम लोग को, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी बी इज इक्वल टू, देखिए दोनों का रेशियो तो 1/2 कैंसिल आउट, ई एन कैंसिल आउट, बच गया ए डी अपॉन डी बी, और इसको हम ए मान लेते हैं। तो देखिए ए डी बाई डी बी दिख गया। अब दूसरा ढूंढते हैं ए बाई सी। अब इसको जब ढूंढेंगे तो क्या लिखेंगे, तो हम लोग देखते हैं ए किसका पार्ट है, तो फिर से अगर हम ध्यान दें तो ए भी ए डी ई ट्राइंगल का ही पार्ट है। और इस बार अगर ए हम बेस लें तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डीएम, क्योंकि डीएम यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर है किस पे, एसी पे। तो यहाँ पे अगर ए पे भी परपेंडिकुलर लेंगे तो डीएम आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर से ए डी ई, तो क्या हो जाएगा 1/2, आधार हो गया ए ई और शीर्षलंब हो जाएगा डीएम, और इसको हम मान लेते हैं 3। अब ए मिला तो ईसी ढूंढना पड़ेगा, और ईसी यहां दिख रहा है ये वाला ईसी, तो ये ईसी जब है तो ये किस ट्रायंगल का पार्ट है, तो डीईसी का, डीईसी का, यहां दिख रहा है आपको डीईसी का पार्ट। तो यहां से हम लोग निकाल दिए हैं ईडीबी का, अब निकालेंगे डीईसी का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी तो क्या हो जाएगा 1/2। इसका बेस क्या है, यहां से तो बेस देख रहे हैं हम लोग ईसी है, और परपेंडिकुलर देखिए तो आप फिर से, जैसे यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर क्या लिखे थे, ई से ई एन, तो यहाँ परपेंडिकुलर डी से डीएम, क्योंकि डीएम परपेंडिकुलर पूरा एसी पे, तो पूरा एसी पे, तो ईसी का भी परपेंडिकुलर क्या होगा, डीएम होगा। तो इनटू में क्या हो जाएगा, डीएम, और ये हो गया 4। अब इसका भी रेशियो हम निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड कीजिए 1/2 कैंसिल, डीएम कैंसिल, और आ गया ए ई अपॉन ई सी, इसको हम मान लेते हैं बी। चलिए जो जो प्रूफ करने वाला था कम से कम वो तो हम लोग को दिख गया। अब इस दोनों को करना है बराबर। अब इस दोनों को बराबर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं ट्रायंगल ईडीबी और ट्रायंगल डीईसी के बारे में। तो हम लोग क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े हैं कि अगर दो त्रिभुज का बेस सेम हो, अगर दो त्रिभुज का बेस यानी आधार सेम हो और दोनों त्रिभुज एक ही पेयर पैरेलल लाइन समांतर रेखा के बीच स्थित हो, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। बात को ध्यान से समझना, हम क्या बता रहे हैं। देखिए आप देखिए ईडीबी को, तो ये ईडीबी है और डीईसी है। सबसे पहला चीज कि दोनों का बेस क्या है, डी, यानी दोनों एक ही बेस डीई पर स्थित है, और साथ ही साथ दोनों ये देखिए ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन इसी दोनों के बीच स्थित है। तो क्लास 9th में थ्योरम है कि अगर दो त्रिभुज का आधार एक ही हो और दोनों समांतर रेखा के मध्य स्थित हो, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। आप सोच के देखिए ना, यहां से अगर हम ईडीबी का क्षेत्रफल निकालेंगे इसके अंतर्गत, तो क्या निकलेगा 1/2 गुना इसका आधार हो गया डी, और बीच का पैरेलल लाइन का डिस्टेंस तो हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब बीच का अगर हम शीर्षलंब भी लें तो हमेशा शीर्षलंब क्या होगा, इसी दोनों के बीच का, मतलब ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल। इसका भी शीर्षलंब लेंगे अगर हम लोग, किसका, डीईसी का, इसका भी शीर्षलंब वही होगा, मतलब बेस भी सेम और शीर्षलंब भी सेम, तो कटेगा, तो दोनों इक्वल तो है। बात समझ में आ रहा है कि दोनों का आधार भी सेम है और शीर्षलंब भी सेम, क्योंकि दो समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा इक्वल होती है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर। बात क्लियर है। अब इसी का हम यहाँ पे लिख देते हैं रीजन। तो यहां से लिखेंगे कि त्रिभुज ई डी बी तथा त्रिभुज डी ई सी एक ही
आधार डी पर स्थित है एवं एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। कारण हम लोग दे दिए कि दोनों का आधार डी, मतलब दोनों त्रिभुज डी पर स्थित है और एक ही जोड़ी समांतर रेखा के मध्य स्थित है। तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी बी ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। बात क्लियर आप लोगों को हो गया होगा कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। किसका? तो ईडीबी का और डीईसी का। क्लियर बात? इसका मतलब कि ये जो आपको ए दिख रहा है, ये जो आपको बी दिख रहा है, दोनों का हर क्या है, बराबर। दोनों का हर हम लोग बराबर यहां दिखा चुके हैं। इसका मतलब ये इसका हर ये वाला और इसका ये वाला दोनों आपस में इक्वल है। और अंश को आप देखिए तो इसका अंश क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई यानी एडीई का क्षेत्रफल, और इसका भी अंश क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। मतलब इसका अंश इसके अंश के बराबर, इसका हर इसके हर के बराबर, अर्थात ये ए और बी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। बात क्लियर हुआ? तो अब ए है मतलब एडी बटे डीबी और बी है मतलब एई बटे ईसी, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा के लिखता हूं। तो देखिए हम लोगों ने ए और बी को इक्वेट कर दिया, हर को बराबर किया, अंश तो बराबर है ही। अब लिखेंगे ए तथा बी से, ए तथा बी से क्या देख रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी बी बराबर हो जाएगा किसके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि दोनों इक्वेट कैसे हो गया। हर को हम लोग बराबर दिखाए और अंश बराबर है ही, इसीलिए ए और बी आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो देख लीजिए आप, यही तो प्रूफ करना था हम लोग को, यही है थेल्स थ्योरम। तो इस तरह से हम लोग समझे कि थेल्स थ्योरम को कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा, और उसमें हम लोगों ने देखा कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। उसके विशेष प्रतिज्ञा में हम लोगों ने फिगर बनाया और उसमें जो दिया गया था वो लिख दिया, फिर जो साबित करना है वो लिख दिया। फिर रचना में डी से डीएम परपेंडिकुलर एसी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, डी से डीएम पूरा एसी पे है, तो छोटा भाग ले बड़ा भाग ले, कहीं भी छोटा सा पार्ट ले तो पूरा परपेंडिकुलर डीएम होगा। इसी तरह से ई से ईएन पूरा एबी पे, तो डी से डीएम परपेंडिकुलर एसी पे, ई से ईएन परपेंडिकुलर एबी पे, एवं बी को ई से, सी को डी से मिला दिया। फिर दोनों ट्रायंगल का एरिया, इधर भी दोनों ट्रायंगल का एरिया, दोनों का रेशियो निकाल लिया। फिर हम लोगों ने देखा कि ये दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है और दोनों एक ही जोड़े समांतर रेखा के मध्य स्थित है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ये क्लास 9 का एक थ्योरम है। अब जब इसका ए और बी का हर बराबर है तो अंश भी हम लोगों को बराबर दिख रहा है, इसका मतलब ए और बी पूर्णतः आपस में बराबर है। इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो ये था थेल्स थ्योरम, और इस तरह से आप लोग एग्जाम में लिखिएगा तो आपका 5 नंबर फिक्स है। अब देखिए थेल्स थ्योरम में जो है कुछ और भी इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता है कि अगर डी परपेंडिकुलर बीसी है तो जरूरी नहीं है कि केवल यही सिर्फ हो सकता, इस रिजल्ट की सहायता से हम और भी रिजल्ट इसमें बना सकते हैं। और वो क्या रिजल्ट है, आइए हम लोग देखते हैं। इसको मैं मिटा के आगे आपको बताता हूं कि इसमें और भी क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं।
और वो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मदद करेगा। आइए देखते हैं। तो हम लोगों ने थेल्स थ्योरम के स्टेटमेंट को देखा, उसके प्रूफ को देखा, और अब हम लोग देखेंगे कि थेल्स थ्योरम में जो हम लोग एक रिजल्ट को प्रूफ कर चुके हैं उसके अलावा भी उसमें कुछ रिजल्ट्स होते हैं और वो रिजल्ट्स आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं वो क्या है रिजल्ट। तो देखिए, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि ट्रायंगल एबीसी में बीसी के पैरेलल डीई दिया गया है या डीई बीसी के पैरेलल। तो फर्स्ट वाला हम लोग रिजल्ट प्रूफ कर चुके हैं कि छोटा वाला बटे छोटा वाला, इधर से भी छोटा वाला बटे छोटा वाला। अब ये और ये मतलब ए बी तो बड़ा वाला और डी बी नीचे है तो नीचे से छोटा वाला, इधर भी ए सी तो ए सी और नीचे है ई सी तो नीचे से छोटा वाला, और यहां ए डी तो ऊपर से छोटा और पूरा बड़ा, इधर यहां भी ए ई ऊपर से छोटा और ए सी मतलब पूरा। इस दोनों को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए, ये इसी रिजल्ट से हम दोनों को प्रूफ कर देंगे। तो आइए कैसे देखते हैं। फर्स्ट देखिए, तो वी हैव, फर्स्ट में क्या दिया गया है, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हम लोग को फर्स्ट में दिया गया है। अब हम दोनों तरफ वन ऐड कर देते हैं। आइए ऐड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहां से एडिंग, यहां से हम लोग करेंगे, तो यहां से एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर एक जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, इधर एक जोड़ने पर यहां आ जाएगा आपको ए डी प्लस डी बी अपॉन नीचे भी डी बी हो जाएगा बराबर में, इधर से हो जाएगा आपको ए ई प्लस ई सी अपॉन में कितना हो जाएगा, तो ई सी। क्लियर है। फर्स्ट वाला रिजल्ट हम लोग को दिया गया था, हम लोग क्या किए, दोनों तरफ वन ऐड कर दिए। वन ऐड करने के बाद एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो गया। अब आप फिगर में देखिए, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी इसको हम ए बी लिख सकते हैं। तो ये आपको हो जाएगा ए बी और नीचे में हो गया क्या चीज, डी बी। यहां से ए ई प्लस ई सी इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, तो ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, यहां से देखिए तो ई सी। तो अब आप जो प्रूफ करने वाला था सेकेंड नंबर में उसको ध्यान से देखिए, तो ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी, ये दूसरा हो गया। अब थर्ड करते हैं। थर्ड नंबर का प्रूफ देखिए। थर्ड नंबर में भी हम लोग के पास जो फर्स्ट में इंफॉर्मेशन गिवन है उसी का यूज करेंगे। तो यहां से हम लोग के पास था, तो वी हैव क्या था, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्लियर है। अब यहां से इसको प्रूफ कैसे करेंगे समझिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मतलब इसका जो अंश हर है उसको हम स्विच कर देते हैं। तो व्युत्क्रम लेने पर, यहां से व्युत्क्रम लेने पर अगर हम व्युत्क्रम ले लें तो यहां से क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई। क्लियर है। अब दोनों तरफ हम वन ऐड कर देते हैं। तो एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, व्युत्क्रम का इंग्लिश होता है रेसिप्रोकल। इंग्लिश लिखना होगा तो लिख सकते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल। यहां एक जोड़ रहे हैं तो एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए एक जोड़ देते क्या हो जाएगा, यहां भी ये हो जाएगा डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। अब फिर से फिगर देखिए, तो डी बी और ए डी को जोड़ दे तो हम लोग को मिल जाएगा ए बी। तो ए बी अब बटे कितना हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए ई। फिगर में हम लोग देख सकते हैं। अब अगर रिजल्ट देखे तो आया तो है लेकिन उल्टा आया, तो उल्टा आया है तो व्युत्क्रम फिर से ले लेते हैं पुनः।
पुनः अगेन व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर, और जैसे व्युत्क्रम लेंगे तो हम लोग को दिखेगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो देख लीजिए आपका तीसरा रिजल्ट है AD बटे AB बराबर AE बटे AC। तो ये कौन सा रिजल्ट हो गया? तीसरा रिजल्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि थेल्स थ्योरम में एक स्टेटमेंट जो हम लोग प्रूफ किए थे ये वाला, इसके अलावा इस दोनों का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको चाहे तो हम रेसिप्रोकल करके भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर AB बटे DB दिया गया है, AC बटे EC दिया गया है, तो इसको हम DB बटे AB बराबर EC बटे AC भी लिख सकते हैं, क्योंकि व्युत्क्रम जो है इसका हम लोग ले सकते हैं जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद यहां से अगर देखें तो AD बटे AB, इसको हम AB बटे AD लिख सकते हैं, बराबर में AC है नीचे तो AC को ऊपर भी भेज सकते हैं, AE को नीचे। मतलब जो करेंगे दोनों तरफ करना पड़ेगा हम लोग। जैसे 1 ऐड कर रहे हैं तो दोनों तरफ कर रहे हैं, व्युत्क्रम ले रहे हैं तो दोनों तरफ कर रहे हैं। तो अगर दोनों तरफ व्युत्क्रम कर रहे हैं तो रिजल्ट सेम आएगा। इस तरह से हम लोग देखें थेल्स थ्योरम का ये सब स्टेटमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं क्वेश्चन बनाते टाइम, और ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा क्वेश्चन को बनाने में। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इसका कर लेते हैं ताकि इसको और अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो थेल्स थ्योरम के सारे थ्योरी को पढ़ने के बाद अब हम लोग आए हैं क्वेश्चंस पे। जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक हम लोग थ्योरम को अच्छे ढंग से समझ नहीं सकते। और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड 2021 में पूछा गया। तो आइए देखते हैं इसका क्या अप्रोच होगा, कैसे हम लोग जो है बीपीटी लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज आपको दिया गया है E, F और G, ये दिया गया है, और इसमें कह रहा है LM जो है ये पैरेलल है किसके? तो FG के। तो हम लोग जानते हैं थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता था कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी इसके समांतर ये खींचा गया या इसके समांतर ये, दोनों एक दूसरे के समांतर, तो हम लोग क्या जानते हैं कि अन्य दो भुजा, तो भुजा बच गया EF और EG, ये समान अनुपात में विभाजित होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से कि EL बटे LF बराबर, यहां से हो जाएगा आपको EM और बटे MG। ये थ्योरम अभी तुरंत हम लोग प्रूफ किए। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अब हम लोग को चाहिए किसका मान? LE का, या उसी को हम लोग EL बोलेंगे। तो कैसे निकालेंगे समझिएगा। तो यहां से जिसका मान हमको चाहिए उसको हम सपोज x मान लेते हैं। तो यहां से लिख देंगे x अपॉन LF। तो LF का मान कितना हो गया? 7.2। यहां से EM का वैल्यू 1.8 अपॉन MG का वैल्यू 5.4। तो जो x होगा वही हम लोग का EL या LE होगा। तो यहां से देखिए इसके पॉइंट को यहां से हम लोग हटा देते। तो यहां से क्या देखेंगे? 18 और 54, तो 1 और 18 तिया 54 हो जाता। तो अब हम लोग के पास क्या आ गया? इधर से x अपॉन 7.2 इज इक्वल टू, इधर से आ गया 1 अपॉन कितना? तो 3। अब यहां से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 7.2 एंड x इज इक्वल टू 7.2 अपॉन 3 हो जाएगा। यहां से हम चाहे तो इसके पॉइंट को खत्म करके नीचे 10 लिख सकते हैं। अब इसको अगर कैंसिल आउट करें तो 3 से 72, तो 24 तिया 72, और अगर 10 से हम भाग दे दें, 10 क्यों आया था? पॉइंट उड़ाने के बाद 1, और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0, 10 आ गया। इसको हम 30 भी लिख सकते थे, ऐसा लिखना आसान है। अब भाग देना तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। और x हम लोग किसको माने थे? EL को, और वही EL LE है, यानी कि LE का वैल्यू कितना? तो x, और x हो गया किसके बराबर? 2.4 सेंटीमीटर के बराबर। दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग बना लिए। आप मैथमेटिक्स में थ्योरी तो जरूरी है ही, लेकिन ये बेसिक कैलकुलेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। थ्योरी तो आप जो है पढ़िएगा,
इसका थ्योरम आपको पता है वो लगा दीजिएगा, लेकिन आंसर तक हम लोग जो पहुंचेंगे वो बेसिक कैलकुलेशन से। तो आपका बेसिक कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। यहाँ से हम लोग क्या किए थे, पॉइंट उड़ाए, पॉइंट के बदले में एक, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 0 आया। अब 3 से 72 को काटे तो 24 या 72। अब ये भाग देना आसान होगा, नहीं तो फिर हम लोग 30 को काटते। तो ऐसे में क्या हुआ, आसान हो गया, 10 से 24 में भाग देंगे तो 2.4 सेंटीमीटर। ये x का वैल्यू, x मतलब किसका वैल्यू, Le, यहाँ EL है तो EL और Le दोनों सेम ही है, तो Le का मान 2.4 सेंटीमीटर, वही हम लोग का आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चंस किए। अब आप लोग जो है और भी क्वेश्चंस कीजिएगा, और अगर क्वेश्चंस बनाने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप सॉल्यूशन लिखिएगा, तो मैं एक सेपरेट वीडियो केवल जो है क्वेश्चंस का डाल दूंगा यूट्यूब पे। और जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोग का होगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी इसका विलोम। फिर उसमें भी हम लोग देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को और प्रूफ को, स्टेटमेंट्स को। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।